और अपने बैंक के खातों से पैसे देने शुरू कर देते हैं। मानव स्वभाव है। तो इसमें जो साइबर अपराध बढ़ा है, साइबर अपराध का मेंटल हेल्थ से सीधा सीधा रिलेशन है। अगर आप साइबर अपराध से पीड़ित हो गए तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। आप अवसाद में आ जाएंगे, आपको भयंकर रूप से भय लगेगा, आपको किसी अनहोनी घटना से डर लगने लगेगा और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आज के समय में जो साइबर अपराध है क्या, तकनीकी जितनी बड़ी है, जितनी तकनीक बढ़ी है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उसके साथ साथ सुविधाएं भी बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ समस्याएं घेरने भी लगी है। आप अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं, लेकिन उसके अंदर अंदर कुछ असुरक्षित भावना भी पनपने लग जाती है। साइबर अपराधी आज की तारीख में छोटी छोटी चोरियां होती थी पहले घरों में, नकदनी हो गई, ताले टूट गए, डकैती हो गई, लूट हो गई, अखबार में बड़ी बड़ी खबर आती थी, वो बड़ी दर्दनाक घटना लगती थी। लेकिन आज जो देश में साइबर अपराध जिस तरह से बढ़ा है, वो जो डकैती डाल रहे हैं, वो घर में डकैती नहीं डाल रहे हैं, वो आपके मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित कर रहे हैं, आपको इतना मानसिक तनाव में भी डाल रहे हैं और आपको पता ही नहीं लगता। अधिकतर युवा ज्यादा समय तक फोन पे लगे रहते हैं, नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। आप जितना फोन में बिजी रहते हैं उतना ही आपको साइबर अपराधी देखते रहते हैं और आपको कहीं न कहीं फंसा ही देते हैं। मेंटल हेल्थ और साइबर अपराध दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको कुछ घटनाएं बताऊंगा जो मुझे पुलिस की नौकरी में रहते हुए इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पता चला कि एक साइबर अपराध था और उसी के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति ने सुसाइड किया। मेरी पोस्टिंग थी जोधपुर के पास भीलाड़ा में। एक बहुत ही अच्छे संत थे और उनका उस क्षेत्र में धार्मिक रूप से बड़ी प्रतिष्ठा थी, लोग उनको बहुत पूजते थे और बालाजी का एक मंदिर था, उस पर आने जाने वाले उनकी बहुत भक्ति थे। लेकिन एक ऑनलाइन गेम के चक्कर में साधु को महात्मा जी फंस गए। उन्होंने कुछ पैसे अपने पास थे, वो उन्होंने उस ऑनलाइन कंपनी के थ्रू उसमें पैसे लगाए। उन्होंने कहा एक बार गेम खेलो, कुछ पैसे आपके डबल हो जाएंगे। तो उन्होंने उनको डबल भी कर दिया, लेकिन उन्होंने उसमें डाल दिया कोड की आप 6 बार गेम खोलेंगे तब तक आपके पैसे आप निकाल नहीं सकते, वो पैसे आपके अकाउंट में ही रहेंगे। 7वीं बार आपको हम जितना आपने पैसा कमाया है वो हम आपको सब दे देंगे। तो महात्मा जी ने वो एक बार गेम जीते, उनके पैसे डबल हुए, फिर उन्होंने और पैसे लगाए। उस पैसे में से वापस पैसे लगाने के लिए भी मनाही थी, बचत रहेगी, लेकिन हम नए लगाते जाओ वो जुड़ते जाएंगे। तो उन महात्मा जी ने अपने भक्तों से सबसे उधार पैसे लिए, कभी किसी से मंगाए, कभी किसी से मंगाए, और उन्होंने वो पैसे लगाने शुरू कर दिए। 7 बार जब उन्होंने सारे पैसे लगा दिए, कम से कम 15-20 लाख रुपए उसमें लगा दिए उनके। 7 बार तक तो उनको बताता रहा कि आपके डबल हो गए, डबल हो गए। लास्ट में उसने कनेक्शन काट दिए, जो लगाया वो पैसा पूरा डूब चुका था और जो उनको बचत बता रहा था वो भी उनके हाथ से कोई मतलब नहीं था, और वो फोन सब बंद हो गए। फिर उसने वापस फोन से उससे प्रयास किया उस कंपनी से कि आप कैसे ही करके मुझे मेरा जो मूल रकम है वो वापस लौटा दो। तो एक लड़की थी, ने ऑनलाइन वीडियो गेम करके उनको कहा कि अब मैं मरने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूँ, मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया है और मुझे कोई फायदा भी नहीं हुआ। जब लोगों को पता लगेगा तो मैंने जो आज तक तपस्या करी है एक साधु के रूप में, वो भी, इस मंदिर की प्रतिष्ठा भी जाएगी और सब जाएगी। ऐसे सुसाइड करें चाहे कोई मरे, उनके कोई फर्क नहीं। तो 2 ग्रुप हो गए। किसी ने कहा कि महात्मा जी तो परेशान होकर के ट्रस्टियों से और आत्महत्या कर ली, FIR दर्ज करवा दी ट्रस्टियों के खिलाफ। लेकिन वो फोन था, उस फोन में पूरी कहानी थी और महात्मा जी के खुद के बोलते हुए वर्ड भी थे जो उस ठग को कह रहे थे। तो ऐसे करके, हालांकि उस अपराध में तो FIR ठग पकड़े नहीं गए थे तब तक। तो आप अंदाजा लगाओ
किस तरह के अपराधी होते हैं। तो ये और वो साइबर अपराध का सीधा सीधा मानसिक मेंटल हेल्थ से ये है कि वो पैसे लगाए, उसके बाद उसकी मानसिक तनाव में आ गया और उसने आत्महत्या कर ली। और भी ऐसे किस्से हैं। एक मेरा दोस्त था कॉलेज का, गंगानगर का था, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जब जयपुर मानक चौक एसीपी के पद पर पदस्थापित था तो एक बार मेरे पास उसका फोन आया, बोला भाई मैं बहुत परेशानी में हूँ। तो मैंने क्या बात है, बोले मैं मिलना चाहता हूँ। काफी टाइम कॉलेज के बाद वो मुझे मिला, कई सालों बाद। कल मैं जब ये रैली निकाल रहे थे आप यहाँ सुसाइड आत्महत्या वाली, उसमें कुछ स्लोगन लिखे हुए थे कि बातचीत करें, समस्या को किसी से शेयर करें। जो मैं पढ़ रहा था तब मुझे उस दोस्त की याद भी आई थी। तो मैंने उसको बुलाया, ऑफिस में आया और वो बता नहीं पा रहा था काफी टाइम तक। तो साइबर अपराधियों में एक और गैंग है। आपको कई बार आपके पास वीडियो कॉल आते हैं जिसमें लड़कियां हैं जो आपसे बहुत बात करती है, फिर आपकी फोटो को शेयर करती है, आप वाहनों में बैठ करके अपना फोटो शेयर कर देते हो, फिर वो ब्लैकमेल करती है, फिर पैसे की डिमांड करती है कि आपकी फोटो आपकी पत्नी को भेज दूंगा, उसको भेज दूंगा। ऐसे में कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं। उसके साथ वही प्रॉब्लम थी और वो सबसे ज्यादा अपनी बीवी से ही डरा हुआ था कि अगर मेरी वाइफ को भेज दिया तो मेरा क्या होगा। मैंने उसको कहा फोन आ रहा है तेरे पास, तो मैंने उसे फोन जिसके थे उसको फोन ऑन करके धमकाया, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उस आदमी के। फिर मैंने उसको कहा कि पहले तो अपन घर चलते हैं तेरे। फिर मैं उसके घर गया, मैंने सबसे पहले तो उसकी वाइफ को ही बताया, उसको बता करके बैठ के और उसको कन्विंस किया पूरा कि ये परेशान है, इसकी परेशानी में आप और ये कुछ नहीं है, अभी इसका करते ही बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो थोड़ा नॉर्मल हो गया, उसकी वाइफ भी नॉर्मल होकर के उसको समझाने लगी कि ऐसा कोई बात नहीं है। फिर उस जो बार बार उसका फोन आ रहा था उसने मुझे कहा कि आपको भैया जाओ, अब जिसका फोन आ रहा है उसका मैं इलाज कर दूंगी। तो उसका फोन आने लगे उसके पास में, तो उसकी पत्नी ने उठा दिया। उसने बोला मुझे पता है सब, तू क्या ब्लैकमेल कर रहा है, और जो धमकाना शुरू कर दिया। तो ठगी बढ़ गया। उसको पता लग गया जब पत्नी को पता है, मैं बता ही दिया, कुछ ऐसी बात ही नहीं है। तो फिर क्लियर हो गई बात, तो वो फिर मानसिक तनाव में नहीं आया, उसका तनाव कम हो गया। कि आदमी सबसे ज्यादा परिवार और उससे ही डरता है, समाज से डरता है। जब कभी फंसता है तो उसको सब अपने चारों तरफ जो उसके मित्र वगैरह होते हैं सबसे लगता है कि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। तो आप ऐसे में कोई कदम नहीं उठा करके अगर आप अपनी समस्या का समाधान अपने दोस्त से करें, परिवार के लोगों से करें, तो आपको इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इन सब चीजों का समाधान आत्महत्या नहीं है। आप फंस जाते हैं, बहुत लोग फंसते हैं। आपको इतने ज्यादा इंटेलिजेंट और इतने होशियार थोड़ी है, कभी भी किसी भी समय कोई भी आदमी फंस सकता है। बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। साइबर अपराध में बताता हूं एक और किस्सा। एक लेफ्टिनेंट जनरल, मेरी जयपुर में पोस्टिंग थी चंदबाजी, तब हमने तो आपका इंश्योरेंस वापस हम करेंगे रहे और उसके बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। ब्रिगेडियर साहब तो एकदम पहले तो कुछ बोले नहीं, फिर बोले हाँ करवाया होगा, कुछ याद नहीं मुझे। तो बोले आप एक किस्त डाल दो, आपको हम सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका ग्रुप इंश्योरेंस से फोन आएगा, आप उसमें एक किस्त डाल दो 5 लाख की, और उसके बाद में आपको वो पूरा इतने साल का इंश्योरेंस है, जितना भी 50 लाख करोड़ मिल जाएंगे। उन्होंने 5 लाख डाल दिए। डालने के बाद वो फोन करते रहे, कभी आपकी फाइल वहां गई हुई, आपकी फाइल वहां पड़ी है, इंश्योरेंस में पड़ी है, कभी किसी डायरेक्टर से बात करवा देते, कभी कह रहे आपकी फाइल बस होम में पहुंची है। तो बेवकूफ बढ़ते रहे काफी टाइम तक। फिर वो आके उनको पता लग गया कि फ्रॉड हो गया मेरे साथ, क्योंकि जब उन्होंने कभी किस जमाई की कराई थी कि मैं एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी होकर बेवकूफ बन गया। मैंने कोई बात नहीं, आप बेवकूफ बोले बताओ पूरा किस्सा। तो कैसे ऐसे करके, तो मैंने कहा आप उनको फोन पे बात करते रहो और सब रिकॉर्डिंग करते रहो, सारी चीजें कहाँ फाइल दी, आगे किससे बात कराता है, ये सारा करो। मैंने FIR दर्ज कर ली। उसके बाद में वो सारी चीजें रिकॉर्ड करते करते कई चीजें हमारे पास एविडेंस आ गई। उसके बाद हम
इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली गए। गाजियाबाद के पास में साइबर ठगों ने एक बहुत बड़ी कंपनी लगा रखी पूरी, उसके अंदर अलग अलग केबिन बने हुए, उसमें सब में आर्मी अफसर के ही थे उनके पास, और सबको फोन करते थे ऐसे इस तरह के झांसे में ले लेंगे, पूरे हिंदुस्तान में ये काम चला रखा था उन्होंने। उनकी जो साइबर को अपराध करने वाले अपराधी थे उसमें एक कोई लड़का था, कुछ दिन के लिए वो काम किया, वो वहां से छोड़ के चला गया, पर उसको सब पता था कि बहुत बड़ा है सारा ऐसे है। उसने कहा कि मैं अपनी नई कंपनी क्यों नहीं खोल लूं। ब्रिगेडियर साहब के क्या ईमानदारी के पैसे थे। ब्रिगेडियर साहब जिस दिन आए थे उस दिन मुझे कहा था कि अगर सीए साहब ये पैसे मेरे वापस मिल गए तो मैं इससे मेरे माँ के नाम एक अच्छी मूर्ति बनवा करके एक मंदिर बनाऊंगा गांव में, मदर के नाम। मैंने कहा ठीक है, आप अगर वो आ जाए पैसे, वैसे चांसेस तो बहुत कम थे, 0% होता है, बहुत रेयर मामला होता है, ठग बहुत शातिर होते हैं, लेकिन उनकी किस्मत बहुत तेज थे। उनमें से एक अपराधी था जो वहां से नौकरी छोड़ के चला गया। उसने कहा मैं नई कंपनी खड़ी करता हूँ। उसने वो सारा सिस्टम देख रखा था, तो उसने पहला फोन ही अपने ब्रिगेडियर साहब को ही किया, क्योंकि उसको पता था कि उनका केस है 5 लाख का, अभी और उनसे मांगता हूँ। उसने उनको फोन किया और कहा कि आपकी फाइल अटकी हुई पड़ी है, आपको सिर्फ 50,000 रुपए डालने की जरूरत है, मैं आपकी फाइल निकलवा दूंगा। तो उन्होंने कहा मैं डाल दूंगा, बता किसके अकाउंट में डालना है। तो वो इतना सातिर ठग नहीं था कि नई नई कंपनी खड़ी कर रहा था, उसने अपने एक दोस्त के अकाउंट नंबर दे दिए। ब्रिगेडियर साहब ने उसके अकाउंट में मेरा कैसे करेंगे, तो उन्होंने उसमें पैसे डाल दिए, अकाउंट नंबर आ गया हमारे पास, और वो फेक अकाउंट था नहीं, वो दोस्त की तरह सीधा साधा आदमी, उसके अकाउंट में डाल दिए थे पैसे। हम दिल्ली पहुंचे, वहां पकड़ के उसको पकड़ लिया। उसने कहा कि हाँ मेरे पास फोन आया था और उसने ये पैसे डलवाए। उसको कोई फ्रॉड का पता नहीं था। हम बग करके उस दोस्त को पकड़ा, वो भी मिल गया, उसको थाने पे लाए, उसको अच्छी तरह से उसको पूछताछ करी। तो उसने कहा साहब मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा अड्डा जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। फिर हमने वहां की दिल्ली पुलिस को और उनको सबको साथ लिया, वो पूरा कैंपस घेर करके उसमें कम से कम हमने पूरी एक मशीनरी थी उनके पास में, एक बस भर के मैं लेके आया था दिल्ली से उन सब अपराधियों को। उसमें कई तो बहुत ही इनोसेंट थे जो बेचारे नौकरी करने के लिए फोन कॉल पे बैठे थे, उनको इतना ज्ञान नहीं था, बिल्कुल नए लड़के थे। और मैन आदमी थे, 3-4 डायरेक्टर बने हुए थे कंपनी के, जिनके अलग अलग कैबिन थे, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां थी उनके पास में। फिर वो हमको पकड़ के ले गए। बहुत बड़ा केस था, मेरे राजस्थान का सबसे बड़ा साइबर का जो खुलासा करने वाला केस था, उसमें एमएन दिनेश साहब खुद आए थे मेरे थाने पे वहाँ, और डीजीपी थे अजीत सिंह जी। उस केस को फिर एसओजी को ट्रांसफर किया था, क्योंकि उसमें काफी ग्रुप इंश्योरेंस के डेटा वगैरह मिला था, रिकॉर्ड मिला। उस इन्वेस्टिगेशन में लेफ्टिनेंट जनरल जैसे लोग बेवकूफ हुए थे और उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी। जब वो रिकॉर्ड देखा गया उनका पूरा कि किस किस के पैसे आए हैं, वापस जब उनसे फोन किया तो वो कहते हैं कि भाई मुझे कार्रवाई नहीं करनी। मेरे बच्चे कहेंगे कि पापा बेवकूफ बन गए, उनको मैं क्या जवाब दूंगा। इतने पैसे उनके लग चुके थे। फिर बड़ी मुश्किल से उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई जगह जगह से। लेकिन ये एक ऐसा अपराध है कि आप अगर ठगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि टेक्नोलॉजी और सारा प्रयास हो रहा है, बहुत बड़े बड़े साइबर के लिए अलग पुलिस स्टेशन खोल दिए हैं, साइबर के लिए अलग से संसाधन भी खूब दिए जा रहे हैं। सरकार की पहली प्राथमिकता इस साइबर अपराध को रोकने की, पर सबसे बड़ी चीज है जागरूकता। आप और मैं अगर तभी इस अपराध पे अंकुश लगेगा, क्योंकि अपन अगर जागरूक नहीं होंगे तो आप फोन पे हमेशा लगे रहते हैं, आपको कोई न कोई लालच देगा और आप फंस जाएंगे। एक बार मेरे पास एक फोन आया, डिजिटल अरेस्ट के बारे में बता रहा हूं। मेरे पास फोन आया कि आप राजवीर सिंह बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। आपको पता है आपकी बेटी क्या कारनामे कर रही है? उसकी जो बोलने की भाषा थी, क्या आपको पता है आपकी बेटी क्या कर रही है? जो ठग होते हैं वो क्या करते हैं कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह होते हैं, उनसे पता लगा देते हैं कि भाई इसकी बेटी कहाँ पढ़ रही है, घूमने कहाँ जा रही है,
किस तरह का उसका नेचर वो पता लगा लेते हैं इंस्टाग्राम से। क्योंकि इंस्टाग्राम पे आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा अपने फोटो वोटो डालती है, कहीं घूमने जा रही है तो वो डालती है, तो आइडिया लगा देते हैं। तो मैंने कहा बताइए क्या हुआ? बोले आपकी बेटी को ड्रग्स में पकड़ा है। फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई दिल्ली में पढ़ रही है, पता नहीं पकड़ी गई क्या पता लगता है। आप कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते क्योंकि रोज आप देखते हो। तो मैं एकदम अंदर ऑफिस में बैठा था, मेरे पास और था, मैं उठ के एकदम बाहर आ गया, पसीने पसीने हो गए मेरे, घबराहट सी होने लगी मेरे को। फिर मैंने वाइफ को फोन किया, मैंने कहा फोन लगाओ बेटी को। तो उसने फोन लगाया तो पूछा कहाँ है? बोले मैं तो कॉलेज हूँ। वीडियो कॉल कर, देखो कॉलेज में थी। फिर तसल्ली हो गई। फिर मैंने उससे वापस बात की तो बोले नहीं, मैंने कहा, फिर मैंने उसको नॉर्मल में बात करी कि मैं बताओ क्या करना होगा कि अभी बहुत सारी बड़ी कंपनी ड्रग्स बाहर से मंगाया उसने, अमेरिका से पार्सल पकड़ गया है। अच्छा, मैंने कहा पार्सल पकड़ गया है, तो मैंने कहा बताओ क्या तरीका है। फिर उसकी जो फोटो आ रही थी फोन पे, वो एक आईपीएस लगा हुआ, कैप लगी हुई और सीबीआई इस तरह का कुछ लिखे हुए अलग अलग। फिर उन्होंने एक वीडियो कॉल किया तो उसके पास में एक पूरा पुलिस स्टेशन टाइप बना हुआ और वो बिल्कुल ऐसे कि वो तो ठीक है, हमें तो पता लग गया और मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान भी था डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। लेकिन कुछ क्षण के लिए तो मैं डिजिटल अरेस्ट मैं भी भयभीत हो गया। जब अपने बच्चों और औलाद के बारे में कोई बात करता है तो आदमी कितना ही बड़ा, मैं खुद पुलिस अधिकारी, मैं खुद भी एक बार तो पसीने पसीने आ गए। तो उनका जो बोलने का तरीका होता है वो इतना खतरनाक होता है कि आपको सोचने का टाइम नहीं देते हो, बिल्कुल टाइम नहीं देते आप, और आगे से आगे वो प्रश्न करते ही जाते हैं आपको कि इसमें ये है, वहां से ये होगा वो होगा, ऐसे करके वो पूरा उसको एकदम पूरा अरेस्ट कर देते हैं पूरा। और फिर वो पैसे की डिमांड करते हैं कि आप इतने पैसे भेज दीजिए तो हम बचा देंगे। तो जो भी माँ या बाप होते हैं वो फंस जाते हैं। अभी अजमेर का केस है, आज ही सजा हुई है डिजिटल अरेस्ट पे। एक जुन्नू का ही अपराधी था, अरेस्ट हुआ था और उसको सजा हुई आज के पेपर में। तो अपराध के जो पहली बात तो ये कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कभी भी फोन पे नहीं होता, अरेस्ट कभी फोन पे होता ही नहीं है। आपको घर में कोई कैद कर भी नहीं सकता। ये जो है ना, तो उन्होंने एक साइकोलॉजिकल इतना दिमाग पे तो घर में ही अरेस्ट हो गए। आप अपने सारे बैंक के अकाउंट वगैरह सब खाली करना शुरू कर देते हैं और पैसे देके छुटकारा पाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है आपके नाम से कोई पार्सल आया और हमने पकड़ लिया है, उसमें ड्रग्स है, तो आपने को पता नहीं किसने डाल दिया, वो फंसा दिया, आप घबरा जाते हो। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। डिजिटल अरेस्ट कोई चीज नहीं है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम इन सब का मेंटल हेल्थ से डिप्रेशन में लाते हैं, अज्ञात भय से ग्रसित कर देते हैं और आप पूरी तरह से एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप गूगल पे सर्च करो, अब तो बहुत लिटरेचर आ गया है, आपको मेरे को व्याख्यान देने की जरूरत ही नहीं है, मैं भी वहीं से ढूंढ के लाता हूँ। कुछ क्राइम आया हुआ, अलग अपराध आईटी एक्ट वगैरह आए हैं, लेकिन आप भी सब जागरूक रह के इस अपराध के बारे में पढ़ो, किस तरह के अपराधी हैं, किस तरह फंसा रहे हैं। आपको अपने बैंक अकाउंट, पासवर्ड, आपकी निजी जानकारियां, मैं विशेष करके इनको मेरी छोटी बहनों को कहूंगा कि इंस्टाग्राम पे वगैरह पे ज्यादा इस तरह के फोटोग्राफ डालना, अपनी आइडिया बनाना और अपनी जानकारियां अलग अलग ग्रुप में शेयर करना, मेरी तो ये राय है कि इन सबसे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत है और आपके फोटो का भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी फोटो को एडिट करके आपके साथ कुछ भी जोड़ के और आपको फिर ब्लैकमेल कर सकते हैं लोग। तो विशेष आप ध्यान रखें, अपनी खुद की कोई भी निजी जानकारी, अपने बच्चों की फोटो, बेटियों की फोटो, परिवार की फोटो अनावश्यक अननोन लोगों को कभी भी शेयर नहीं करें। ठीक है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप सतर्क रहेंगे, आप जागरूक रहेंगे तो आप साइबर अपराध से भी बचेंगे और आप मेंटल हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा, मानसिक तनाव भी नहीं रहेगा। मोबाइल पे अच्छी चीज देखें, जिस तरह के जो ऐप आए हैं, अलग अलग तरह के आए हैं, उनको आप जांचें
वो उनकी विश्वसनीयता का परख है, जिसमें आपको बिल्कुल बेवकूफ बना सकते हैं। इन सबसे बचें। धन्यवाद। मानसिक स्वास्थ्य है या जो आत्महत्या रोकथाम का जो विषय है, आपने उसे भी यहाँ पर एक समर्थन दिया है। सो हमारे यहाँ सारे पुलिस विभाग से जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उनके, हमारे सारे शिक्षकों को और हमारे सारे छात्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगी कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े। जैसे कि हम जानते हैं कि सितंबर का जो महीना है वो आत्महत्या रोकथाम मास मनाया जाता है, और इससे हमें अगर एक सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि इस नाम में ही वो है कि आत्महत्या रोके जा सकते हैं, नहीं तो हम इसे आत्महत्या जागरूकता महीने के नाम से जानते हैं, नॉट एज सुसाइड प्रिवेंशन मंथ। और आप सब ने अभी तक इस हफ्ते काफी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जैसे कि आपने रैली निकाली, आपने अलग अलग जगह कैंपस पर एक ट्री ऑफ होप प्लांट किया। एक उम्मीद मिलेगी कि उनकी जिंदगी में हमेशा देयर इज होप, एक आशा की किरण हमेशा रहती है। एंड आत्महत्या जो है वो एक कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बट जब हम बात करते हैं साइबर क्राइम की, डिजिटल अरेस्ट की, जैसे कि आज राजनीति जी ने हमारे साथ काफ़ी उदाहरण शेयर किए, काफ़ी अनुभव शेयर किए, कुछ जो उनके जान पहचान के लोगों के साथ हुआ, कुछ जो उनके साथ खुद हुआ, कुछ जिनके बारे में उनकी जानकारी थी। और इससे हमें जो एक चीज़ पता चलती है कि स्पेशली क्योंकि आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं, हम सबके पास स्मार्टफोन है, हम सब अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, हम अलग अलग ऐप्स यूज़ करते हैं, हम सब इंटरनेट के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो जो क्राइम है, जो जुर्म है, उनके भी रास्ते बदल रहे हैं। आजकल छोटी चोरियाँ, जैसे उन्होंने कहा कि पहले छोटी चोरियाँ होती थी किसी के घर, जो चोरियाँ हैं, ये जो जुर्म है ये हमारे साथ मोबाइल के द्वारा होते हैं। और कई बार जैसे उन्होंने आत्महत्या की बात करते हैं, कई बार इन चीज़ों के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो हमारे मानसिकता पर बात करते हैं, वो उस चीज़ को अटैक करते हैं जो है कि हमारा जो एक निजी सम्मान है, कि हम लोगों को कैसे बताएं कि हमारे साथ में हो हुआ। करेक्ट, क्योंकि कई बार जो एक शर्म होती है एसोसिएट, जो आपको थोड़ा जागरूक होना चाहिए था, थोड़ा और सावधानी बरतनी चाहिए थी। बट सच तो ये है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। और ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो खासकर ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो या तो बहुत वल्नरेबल होते हैं, जैसे कि बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें इतनी जानकारी नहीं होती स्मार्टफोन्स वगैरह को लेकर, या उन लोगों को जो उनके दबाव में आ जाएंगे, या उन लोगों को जैसे फॉर एग्जाम्पल जिनकी कोई भी प्रकार की आर्थिक समस्या हो रही है, तो वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल टारगेट्स होते हैं फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे कि उन्होंने हमें बताया अलग अलग प्रकार के जो क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे कि पार्सल्स को लेके फ़ोन आता है, या उन्होंने बताया कि डिजिटल अरेस्ट के टाइम पे ये वीडियो कॉल आता है जहाँ एक इंसान होगा जो एकदम पुलिस की वर्दी में होगा और आपको लगेगा कि ये सच है, हमें पुलिस विभाग से ये फोन आया है। या हम कई बार हमें ये भी सुनने मिलता है कि किसी की प्राइवेट फोटोज इंटरनेट पर लीक कर देने की धमकियाँ, या किसी के फोटोज या किसी की निजी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसी समस्या है जो किसी को भी अफेक्ट करती है, महिला हो पुरुष हो, एंड इससे ऑफ कोर्स हमें एक शर्मिंदगी महसूस होती है। कई बार ऐसा ये भी होता है कि वो हमारी फोटोज नहीं होती, बट टेक्नोलॉजी के ज़माने में फोटोज मॉर्फ करके भी अवेलेबल लोग उपलब्ध करते हैं, अपलोड करते हैं और लोगों को धमकियाँ देते हैं अराउंड इट। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप में से किसी के साथ भी कभी इस प्रकार की घटे,
पुलिस प्रशासन को कांटेक्ट कीजिएगा, किसी से ये बात शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे शेयर नहीं करेंगे ऑफ कोर्स इसका आपके मानसिक स्वास्थ्य पर तो असर पड़ेगा, बट साथ ही साथ आप अलग अलग प्रकार की समस्याओं में भी उलझ सकते हैं, आर्थिक जोखिम आ सकती है। और जहाँ तक बात है सतर्क रहने का, राजवीर जी ने हमें कई चीज़ें बताई, बट आई वुड जस्ट लाइक टू जस्ट उसको थोड़ा रिइंफोर्स करने के लिए मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत टेम्पटिंग होता है, हम दूसरों की जिंदगियाँ देखते हैं, हमें लगता है कि नहीं मुझे भी शेयर करना चाहिए, बट हमें नहीं पता होता कि कौन हमारा कंटेंट देख रहा है, खासकर अगर हमारे अकाउंट्स पब्लिक अकाउंट्स हैं तो समय समय पर अपने फ़ोन पर अलग अलग ऐप्स की सेटिंग्स चेक करना, परमिशंस चेक करना जब हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह जहाँ तक हो सके अपनी निजी जानकारी, जैसे उन्होंने भी कहा कि लाइव लोकेशन वगैरह ना शेयर करें। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कुछ घंटों के बाद आप शेयर कर सकते हैं कि वो मैंने आज ये किया, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि एज ए यंग पर्सन हमें भी होता है कि हम भी अपने दोस्तों के साथ अगर बाहर जाते हैं तो हम उसके बारे में शेयर करना चाहते हैं, तो उसमें बस अगर हम थोड़ी सावधानी बरत सकें और अपना जो गट फीलिंग होता है उसे ट्रस्ट करें। कई बार इंटरनेट पर लोग होते हैं, अनजान लोग होते हैं जो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि वो हमें जानते हैं, वो हमारे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हैं। कई बार लोग नकली आईडीज हमारे दोस्तों के नाम से हमारी फोटोज यूज़ करके एक्सेट्रा बनाते हैं। इफ आपको कभी किसी आईडी पे डाउट हो तो आप उस इंसान को अगर ऑफलाइन जानते हो तो उन्हें जाके पूछें कि क्या ये आपकी आईडी है, इफ नॉट उसे रिपोर्ट करें। तो जस्ट अ फ्यू थिंग्स, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर जैसे मैंने पहले भी कहा, राजवीर जी ने भी कहा कि कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसके लिए हमें अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़े। हर समस्या का समाधान होता है, हमें बस इनको से बात करने की ज़रूरत है, सही प्रकार की मदद लेने की ज़रूरत है। अगर जहाँ तक साइबर क्राइम का सवाल हो, किसी भी प्रकार के क्राइम का सवाल हो, आई एम श्योर एंड मैं आज राजवीर जी के बिहाफ पे और ऑफकोर्स नवलगढ़ पुलिस प्रशासन के बिहाफ पे ये कह सकती हूँ कि हमारे जो पुलिस प्रशासन है, हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं, दे विल डेफिनेटली बी देयर कि वो आपकी मदद करें, वो आपको सपोर्ट करेंगे। सो प्लीज़ आप उनसे शेयर करें, किसी के साथ वो समस्या शेयर करें। अगर किसी को कुछ पूछना हो, दिस इज़ अ गुड टाइम। अगर हमारे भी कोई सवाल हो साइबर क्राइम एक्सेट्रा को लेके, क्योंकि अगर आप पूछना चाहें राजवीर जी से या अगर मुझे पास समय हो तो अगर किसी के माइंड में कोई सवाल हो, आई नो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी, बहुत सरलता से शेयर करी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं काफ़ी कई बार कठिन होती हैं समझने के लिए कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर फ्रॉड किस तरह से होता है। सो आई होप ये जो जानकारी है ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल रही और आप आगे जाकर भी ये जानकारी किसी न किसी के साथ शेयर करेंगे। हो सकता है कि घर में जाके आपके माता पिता, अभिभावक हो, गार्डियंस हो, दादा दादी हो या कम्युनिटी में कोई हो, कि आप उनके साथ भी ये जागरूकता शेयर करें कि किस तरह से किस तरह से हमें सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह से हमें डिजिटल ज़माने में अपना ख्याल रखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप आज आए और इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, हमारे सुसाइड प्रिवेंशन वीक का आप हिस्सा बने। एंड हमें यकीन है कि आगे जाकर भी हम आपके समर्थन के साथ और भी कार्यक्रम करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारे जितने भी यहाँ पर पुलिस विभाग से भाई बहन हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे छात्र हैं, हमें यकीन है कि आप सबका समर्थन आगे जाके भी हमारे साथ इस तरह बनता रहेगा। थैंक यू सो सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्राइम और डिजिटल अरेस्ट
अब मेरा आपसे आग्रह है कि यदि इससे रिलेटेड यदि आप लोगों में से किसी के कोई क्वेश्चन हैं तो मैम भी हमारे बीच हैं और राजवीर मैं बस एक चीज मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी कि अगले हफ्ते हमारे यहाँ पर एक सुसाइड लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाएगा। आप सब उसमें निमंत्रित हैं, पुलिस विभाग से भी हमारे भाई बहन, क्योंकि हम गवर्नमेंट कर रहे हैं, हम इसे निःशुल्क रखेंगे। ये ट्रेनिंग होगी सुसाइड रोकथाम को लेके कि सुसाइड को लेके क्या गलत फहमियाँ हैं, किस तरह से हम इनको आज के कार्यक्रम के अंत में आपको इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी। और अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहे प्लीज डू अटेंड। जी, और हमें ब्लॉक कर देते हैं उस जगह से, लेकिन मैम वो यूज करते हैं, वो लोगों को मैसेज भी भेजते हैं, तो मैम उसका क्या निदान हो सकता है? मेरा सवाल आपसे भी और सर से भी। सबसे आप एक आईडी आपकी बनाते हैं, उसकी आप हमारी साइबर सेल बनेगी और पूरा एक डिवाइस भी बैठते हैं और जूनू में भी साइबर सेल है, उसमें डिवाइस भी बैठते हैं। आप एक आईडी बनेगी तो कंप्लेंट दर्ज करवाएगा। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी रहेगी, जहाँ भी आप एक आईडी जिसने बनाई है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन पता चल जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी एक आईडी बनेगी और उस एक आईडी से ही वो यहाँ के अच्छे सम्मानित लोगों के बारे में उसमें गलत व्यूज डाल रहा था और एडिट करके फोटो भी डाल रहा था। तो उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर है और उसके वजह से जिला पुलिस अधीक्षक उसमें उसकी ग्रेविटी, जैसे किसी ने फेक आईडी आपकी बना दी है, आप उसमें कोई वो अपराध कर रहा है, उसमें वो आपके बारे में कोई इस तरह के जिससे अपराध बनता है और उसमें आपने कोई गलत फोटो डाल दी है, आपकी कोई मान आ रही है, आपके परिवार के किसी लोगों ने गलत फोटो डाल दिए हैं, तो उसके लिए प्रोसीजर है, बकायदा प्रक्रिया साइबर में कंप्लेंट दर्ज होगी और वहाँ से वो उसके सारे पता लगा करके उसको पकड़ लेंगे। जिस वाईफाई से, जिस फोन से, इंटरनेट से वो काम कर रहा है उस फेक आईडी को पकड़ा जाएगा, चाहे उसकी कितनी फेक आईडी आपको कभी आई अंडरस्टैंड कि जो एक आईडी बनाते हैं सबसे पहले हम एक ब्लॉक करते हैं, बट अगर हमें शक हो कि किसी की एक आईडी बनी हो, हमारे कोई मित्र हो जिसे हमें लगता है कि ये फेक आईडी है, तो उससे हम अपने मित्रों के साथ शेयर पहले उन्हें पूछें कि क्या ये आपकी नई आईडी है। कई बार लोग नई आईडी बनाते हैं सोशल मीडिया पर, और अगर नहीं है तो एटलीस्ट रिपोर्ट तो करें, बट एटलीस्ट उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रिपोर्ट करें। तो आप अपने मित्रों में भी जागरूकता फैलाएं, आप अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं कि प्लीज रिपोर्ट दिस अकाउंट, दिस इज नॉट मी, ताकि लोगों को पता भी चले। इनफैक्ट ये घटना मेरे साथ आज ही घटी है। मुझे एक मेरे पुराने मित्र का एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया इंस्टाग्राम पे, तो मुझे नहीं पता था कि क्या वो उन्हीं की आईडी है। तो मैंने सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट लेके उन्हें व्हाट्सएप पर पूछा है कि क्या ये आप हो। और कई बार ऐसा हो चुका है कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रिक्वेस्ट आते हैं और हम जब लोगों को पूछते हैं पता चलता है कि वो खुद ही बताते हैं कि ये हमारी आईडी नहीं है, तो तुरंत उसे रिपोर्ट करना, ब्लॉक करना, और फिर वो जाके उसे रिपोर्ट कर सकते हैं कानूनी तरीके से। अभी हाल ही में आपने 5-7 दिन पहले मेरे कार्यालय में आई थी और वो बहुत परेशान थी, काफी टाइम पिछले 4-5 महीने से परेशान थी, लेकिन उसको बता नहीं रही थी। उसको ऐसी फेक आईडी से एक आदमी उसको परेशान कर रहा था और वो बता रही थी मैं जानती नहीं, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरी कोई फ्रेंड है, ना मेरे को मुझे उल्टे सीधे लिखता रहता है, हमेशा डालता रहता है और मुझे बदनाम करने की बात करता है। ये सब बातें झूठी है, जो भी वो लिख रहा है और मुझे डरा रहा है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑनेस्ट थी, लेकिन ये अनावश्यक मेरे मानसिक रूप से मुझे तनाव में ला रहा है। तो हमने उसके पता लगाया, हमने वहाँ गोवा में उसको चने बेचते हुए लड़के को पकड़ा हुआ चने पटले वाला था, तो यहीं से कहीं आसपास उसको वहाँ से पकड़ के ले गए, हमारी टीम गई यहाँ से उसको पकड़ के ले गए और उसका पूरा अरेस्ट किया। तो आपके साथ ऐसा कोई हो रहा है तो आप उसको दबाए नहीं, बताए, परिवार में बताए, पुलिस को बताए कि आपको कोई
दर्ज करें, तो ताकि क्या है कि पता चले, क्योंकि करीब करीब जो अपराधी है वो एक के बाद एक दूसरे के साथ सेम करते ही जाते हैं। वो खुद भी कहते हैं कि दिमागी रूप से भी वो एक ऐसे लोग होते हैं जो विशेष रूप से महिला बच्चों को इस तरह के परेशान तनाव में डालते हैं। वो एक मेंटल उनका पूरा दिमाग ऐसा ही होता है, तो एक को नहीं करते, वो 50 को करते रहते हैं। तो एक को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, ऐसे लगातार रहते रहते हैं। लेकिन वो अगर ऐसा है तो एक बार आप कंप्लेंट करेंगे, 10 लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, एक ने कंप्लेंट की तो 10 लोगों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, वो 10 लोग भी बचेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप इसमें आप पुलिस को बताएं और रिटर्न में भी दें, और क्योंकि अपने मन में नहीं रखें कि किसी तरह की छात्राएँ वो इस चीज़ से बिल्कुल वो नहीं कि मैं भी बताऊँगी वो परिवार वाले उन्होंने लगा रखी है, तो वो इसी की लगा रखी है। कालिका सरकार में उनका काम ही यही है कि इस तरह का कोई अपराध छात्राओं के साथ हो रहा है, परेशान कर रहे हैं, तो बताया हम आपके साथ हैं और आप तो मानसिक तनाव में हम नहीं गिरने देंगे, क्योंकि आपको हमें पता है हमारे पास रोज नए किस्से आते हैं और हम रोज देखते हैं कि आदमी किस तरह से साइबर अपराध से कितना मेंटली टॉर्चर हो रहा है। तो आप लोग बताएं और हमारे से शेयर करें, और कोई भी आपके साथ ऐसी कोई घटना है तो आप अपने सबसे अच्छे मित्र को शेयर करें। वो अगर आपने अपने अच्छे मित्र को बताया तो आप जो ये आत्महत्या, इस तरह के जो डिप्रेशन वगैरह और आपका जो मानसिक बल कम